नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बुशवाई सौरभ में। दोस्तों, मेरा टॉपिक है वसीयत के आधार पर नामांतरण। वसीयत के आधार पर नामांतरण होता कैसे है और इसमें क्या-क्या प्रक्रिया है और इसमें वसीयत हम क्यों करते हैं? इन सभी बातों को लेकर के दोस्तों आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। वसीयत पे जो भी प्रश्न आपके मन में होंगे, उन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएँगे। दोस्तों, वसीयत क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। वसीयत ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जब जिंदा रहते ही अपनी संपत्ति का निर्धारण, यानी हमें अपनी संपत्ति अपनी मृत्यु के बाद किसे देनी है या किसे नहीं देनी है, उसी का ब्यौरा होता है। दोस्तों, ये वसीयत जो होती है वो व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही लागू होती है। फिर से दोस्तों एक लाइन में हम ये कहना चाहते हैं, वसीयत जो होती है जमींधारक या पहरेदार की मृत्यु के बाद उसके द्वारा घोषित उत्तराधिकारी को जमीन पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में तहसीलदार कोर्ट से जब आप खारिज दाखिल के रूप में जब इसको करवाने जाते हैं तो इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। दोस्तों यह दोस्तों यह रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त 2004 से राज्य सरकार के द्वारा संशोधन किया गया है कि केवल रजिस्टर्ड वसीयत ही मान्य होगी। यानी आपको जो तहसील स्तर से खारिज दाखिल की प्रक्रिया यानी वसीयत की प्रक्रिया जो होती है तहसीलदार कोर्ट से, उसके लिए आपको वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। दोस्तों, पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति सादे पन्ने पर अपनी वसीयत को गवाहों के समक्ष, दो गवाहों के समक्ष या दो से अधिक गवाहों के समक्ष लिख करके कर सकता था, जिसे बाद में कोर्ट में पेश करके हम उसे अपने नाम पर जमीन को करवाते थे। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस तरीके का किया हुआ है तो वो अपने इस साक्ष्य को दीवानी कोर्ट न्यायालय में अपना पेश करके अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड न किया हो, बिल्कुल उसके सादे पन्ने पर लिखा हो, तो वो दीवानी न्यायालय में अपना दाखिल कर सकता है इस संबंध में। नियमानुसार ये होना चाहिए कि गैर रजिस्टर्ड जो वसीयत होगी वो अमान्य होनी चाहिए। यानी वो क्या होगी, जो रजिस्टर्ड है वही मान्य होती है, गैर रजिस्टर्ड को मान्य नहीं किया जाता। हो सकता है ये क्यों ऐसा है, क्योंकि फर्जीवाड़े को लेकर के इस व्यवस्था को लागू किया गया है कि रजिस्टर्ड वसीयत ही मान्य होगी। तो वसीयत के मामले में दो गवाहों का होना भी बहुत जरूरी होता है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, गवाह कैसे होने चाहिए। दोस्तों, जो वसीयत करता है, जैसे अगर हम हैं, मेरी उम्र यदि 50 साल है तो ऐसा मत कर दीजिए गवाहों की उम्र 70 साल कर दीजिएगा। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कि वसीयत करने वाला अगर नौजवान है, वसीयत में जो गवाही करने वाले से, तो यहाँ पर समस्या ये हो सकती है कि वसीयत करने वाला बाद में मरेगा और जो गवाह होंगे वो पहले मृत्यु हो सकती है। इसीलिए गवाहों की उम्र का भी ध्यान देना चाहिए, और अगर गवाहों की गवाही के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो वो गवाह इसलिए कम उम्र के होते हैं क्योंकि बाद में वो गवाही दे सके। दोस्तों, क्या ये जरूरी होता है कि वसीयत वो करें ही? दोस्तों, यदि अगर कोई वसीयत नहीं किया है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा जो होगा वो, दोस्तों, राज्य संहिता की धारा 2006 में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार उसकी संपत्ति का बंटवारा, यानी उसी के अनुसार वो संपत्ति उन्हीं के उत्तराधिकारियों को जाएगी। वसीयत में ये हो जाएगा कि उस वसीयत में बस ये होता है कि वसीयत में व्यक्ति के द्वारा उसकी संपत्ति का बंटवारा जो होगा वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। वसीयत के द्वारा जो नामांतरण होता है वो हमेशा से विवादित होता है। क्यों? क्योंकि वसीयत के द्वारा जो वास्तविक उत्तराधिकारी होंगे उनको उत्तराधिकार न मिल करके किसी अन्य ऐच्छिक, मतलब उत्तराधिकार जो होगा उसको उत्तराधिकार मिलता है। जैसे अगर कोई पिता है, अपनी संपत्ति अपने भतीजे को दे रहा है, उसकी दो पुत्रियां पहले से ही हैं, तो क्या है कि वो उत्तराधिकार के रूप में अगर जाएगा, जब नियम से उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में जो उत्तराधिकार का रूल है उसके अनुसार उन दोनों पुत्रियों को, अगर दो पुत्री हैं तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने भतीजे को दे दिया जो कि नियम से हट गया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वसीयत के आधार पर नामांतरण होता है ये हमेशा से विवादित रहा है। दोस्तों, जो वसीयतनामा होता है वो अपने जीवन काल में कई बार भी लिखा जा सकता है, लेकिन समझने की बात ये है दोस्तों कि जैसे मैंने ये कहा, वसीयत जो होता है वो कोई भी व्यक्ति
स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कर सकता है। मैंने स्वस्थ मस्तिष्क की बात की क्योंकि कोई भी पागल व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता है। जो गवाह जो दो होते हैं दोस्तों, उसके लिए भी रूल होता है कि उन गवाहों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर के गवाह होने चाहिए। तो वसीयत दोस्तों, यदि ये वसीयत कर दी गई है तो क्या दोबारा वसीयत नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? उस व्यक्ति का मन, आज आप उसके साथ हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, कल डेट में वसीयत कर देने के बाद आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर देगा। दोस्तों, जो वसीयत होती है वो उस व्यक्ति के मरने के बाद लागू होती है, और जो वसीयत जो अंतिम बार किया गया होगा वही वसीयत मान्य होता है। जैसे एक वसीयत 2018 में की गई है और एक वसीयत 2019 में की गई है, तो जो 2019 का वसीयत होगा वही मान्य होता है। यानी 2018 का वसीयत उसमें मान्य नहीं होगा, जो अंतिम वसीयत होगा वही मान्य किया जाता है। दोस्तों, जो वसीयत होता है मैंने कहा विवादित होता है, लेकिन एक प्रकार से यह उसके जो प्राकृतिक वारिस हैं उनमें झगड़े से बचाता है। दोस्तों, ये कहने का मतलब यह है कि जब वो वारिस जो उत्तराधिकार व विधिक उत्तराधिकारी होंगे, जब वो जानते हैं कि पहले से ही इस इनके वारिस फला है, तो इसीलिए विवाद की स्थिति कम होती है। लेकिन ये कहने की बात है दोस्तों, जब वसीयत हो जाती है तो विधिक उत्तराधिकारियों में विवाद होता है। किसको लेकर के? जो वसीयत कर्ता के द्वारा जिसको उत्तराधिकार दिया गया है। वसीयत होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार? एक वसीयत होती है विशेषाधिकार युक्त, और दूसरी जो होती है विशेषाधिकार रहित। वे पहला क्या है? विशेषाधिकार युक्त वसीयत क्या होती है दोस्तों? ऐसी वसीयत में जब कोई आर्मी का आदमी, जैसे सैनिक है, कोई पुलिस सेवा में है या किसी मिशन पर जाता है, तब उस समय वह मौखिक या लिखित रूप में अपने उत्तराधिकारी को तय करता है, तो वो जो वसीयत होती है विशेषाधिकार युक्त होती है। और इसके अलावा जो भी वसीयत की जाती है वो विशेषाधिकार रहित वसीयत होती है। दोस्तों, अब एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि वसीयत में क्या लिखा जाता है। दोस्तों, वसीयत एक अहम दस्तावेज होता है, यानी वसीयत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति का पूर्ण अधिकार किसी व्यक्ति को देता है। जहां वह इस बात को वसीयत में लिखता है कि मेरी बीमारी से मृत्यु या मृत्यु के उपरांत, किसी भी प्रकार की मृत्यु के उपरांत मेरी पूरी चल अचल संपत्ति का मालिक व्यक्ति का होगा जिसके नाम पर यह वसीयत की गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है, क्या वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी है? मैंने पहले ही बताया कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना इस समय जरूरी है, अपने उत्तर प्रदेश में जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जो रूल था पहले वो क्या था कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं था। ये किस धारा में दिया गया है? यह भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 ई में दिया गया है। तो इसको रजिस्टर्ड जरूर कर लेना चाहिए। रजिस्टर्ड करने से उसकी महत्ता और बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि बिना रजिस्टर्ड वसीयत का खारिज दाखिल तहसील स्तर से नहीं होगा। ये अपने आप ये विवाद की स्थिति बन जाएगी वहां पर। इसीलिए देखते हुए, समय को देखते हुए आज वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वसीयत रजिस्टर्ड होने के बाद एक शक्तिशाली कानूनी प्रमाण पत्र बन जाएगा। दोस्तों, इसमें यह लिखा जाता है कि जो वसीयत करने वाला व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से वसीयत कर रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा वसीयत करने के लिए। वह बुद्धि का स्वस्थ व्यक्ति है, यानी स्वस्थ दिमाग का है, ऐसा नहीं कि वो पागल वगल है। वसीयत जब होती है तो वसीयत के कागज पे वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए। साथ ही में उसमें दो गवाहों के भी हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। दोस्तों, ये गवाह किस पक्ष के होंगे? क्या ये गवाह जिसको वसीयत की जा रही है क्या उसके पक्ष के होंगे? यानी कहने का मतलब ये है कि जो गवाह होंगे वो उस व्यक्ति को जानते होना चाहिए जो कि वसीयत कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इस दशा में आपत्ति होगी और वो वसीयत खारिज भी हो सकती है। तो अगला पॉइंट मेरा ये है कि वसीयत बनाने के मापदंड क्या है। दोस्तों, किस आधार पर वसीयत बनता है और क्या दिक्कतें हैं इसमें, इस पॉइंटों को आइए जानते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जो वसीयत कर रहा है यानी वसीयतकर्ता की उम्र जो होती है वो 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए।
यानी वसीयतकर्ता की उम्र 18 साल से अधिक की होनी चाहिए। जो व्यक्ति 18 साल से अधिक का होगा वो अपनी वसीयत को स्वयं बना सकता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि वसीयत लिखने के लिए स्टैम्प की जरूरत नहीं होती। लेकिन तीसरा पॉइंट ये है कि जो वसीयत लिखी जाती है उसे टेक्निकल भाषा में यानी तकनीकी भाषा में होना जरूरी नहीं है। जैसे बैनामे लिखे जाते हैं, उन भाषा को उस तरीके का होना इस वसीयत का जरूरी नहीं है। इसे व्यक्ति अपनी भाषा में, साफ सुथरी भाषा में, जिसे वो समझ सके, उस भाषा में भी वसीयत को लिखा जा सकता है। क्योंकि वसीयतनामा से बस यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह व्यक्ति को किसे देना चाहता है, यानी बस उत्तराधिकार का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। दोस्तों ये स्पष्ट होना चाहिए कि वसीयत लिखवाने वाले की मंशा यदि स्पष्ट है तो तकनीकी भाषा मायने नहीं रखती। चौथा पॉइंट ये है कि 2004 से पहले तो रजिस्टर्ड कराने की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों वर्तमान समय को देखते हुए इसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। दोस्तों जो वसीयतनामा होती है उस पर वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर भी जरूरी होता है। उसके साथ ही उसके 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इन गवाहों के हस्ताक्षर इसलिए करवाए जाते हैं कि ये जो बयान हो तो वो मौके पर आके बयान दे सके कि मेरे सामने ही इनके द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया है। अगला पॉइंट यह है कि यदि किसी संपत्ति को लेकर के वसीयत एक बार से ज्यादा बार लिखी गई है, इस दशा में जो अंतिम बार लिखी गई वसीयत होगी वही मान्य होगी। दोस्तों अगला पॉइंट ये होता है कि वसीयतनामा में जो लिखा जाता है कि यह लिखने वाले के यानी वसीयतकर्ता के ही अपने शब्द हैं। तो अगला पॉइंट यह है कि यदि वसीयतनामा में कोई हिस्सा जिसमें धोखाधड़ी प्रतीत होता है तो इस दशा में वसीयत को खारिज भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट यह है कि जो वसीयत होती है वह सशर्त भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि सशर्त का मतलब यह है कि अगर कोई घटना मेरे वसीयत करने के कुछ समय बाद ही घटित हो जाए, जैसे कोई अनहोनी हो जाए मेरे साथ, तो ये वसीयत जो होगी वो लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को वसीयत किया और मेरी मृत्यु अचानक कुछ कारणों से हो जाती है, तब ये वसीयत लागू नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का भी शर्त बनाया जा सकता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने किसी को वसीयत किया और मेरे मरने के पहले ही वो व्यक्ति मर जाए, तो इस दशा में जो वसीयत होगी वो निष्प्रभावी हो जाएगी, यानी उस वसीयत का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब ये उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा ये कहा जाए कि ये वसीयत मेरे पिताजी को की गई थी, तो ये गलत है। वहां पर ये जो वसीयत होगा उसके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलेगा। मैंने उस व्यक्ति को किया था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों ये वसीयत उस समय उत्तराधिकारियों को न मिलकर के क्या होगा, ये निष्प्रभावी हो जाएगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सुझाव में यह हो सकता है कि यदि आपको ये कंफ्यूजन लगे कि मेरी वसीयत मैंने जिसे किया है हो सके कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो इसमें ऐसी वसीयत की जा सकती है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा उत्तराधिकारी राम हो। यदि राम न हो तो उसके स्थान पर ये मेरा उत्तराधिकारी लक्ष्मण होगा, यानी मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा उत्तराधिकारी राम होगा और यदि राम नहीं है तो वो लक्ष्मण होगा। यानी सशर्त ये है, यानी ये जो उत्तराधिकारी तय कर रहा हूं कि कैसे होगा। जैसे पहले वाली स्थिति में कंडीशन में क्या था कि मैंने जिसे तय किया उसकी मृत्यु मेरे पहले हो गई, लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में हुआ कि मेरे मृत्यु से पहले राम की मृत्यु हो गई, लेकिन मान लीजिए कि राम मर गया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना श्याम लक्ष्मण मरेगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे मृत्यु के उपरांत मेरा जो वसीयत पाने वाला उत्तराधिकारी होगा वो राम होगा, और यदि राम भी नहीं है तो कौन होगा, वो लक्ष्मण होगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब वसीयतनामा में मैंने किसी संपत्ति का जिक्र किया है, जैसे मान लीजिए कि वसीयतनामा में मैंने अंगूठी का जिक्र किया है और वर्तमान में उस अंगूठी को बेच करके एक माला ले लिया गया है, तो जब माला ले लिया गया है तो उस संपत्ति पर अधिकार जो वसीयत के द्वारा मिला है, तो मैंने वसीयत में अंगूठी का जिक्र किया है, लेकिन अब वो माला बन चुका है।
इसलिए ये जो वसीयत होगी वो निष्प्रभावी हो जाएगी। यानी इसको आप कई उदाहरण में भी समझ सकते हैं। इसे आप कई उदाहरण में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मैंने कोई भी संपत्ति लिया और आप जानते हैं, जो उत्तराधिकारी है वह यह जानते हैं कि इसके बदले बेच करके मैंने ये कर दिया, तो आप उसके बदले उस संपत्ति को नहीं पा सकते। आप ये मान लीजिए कि मऊ में मैंने एक जमीन ली है और मैंने जमीन लेने के बाद मैंने उसकी वसीयत कर दी आपके नाम पे, और क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद मैंने उस जमीन को बेच करके मैं अन्यत्र लखनऊ में एक जमीन ले लेता हूं, तो आप यह दावा नहीं कर सकते, जो उत्तराधिकारी मैंने पहले वसीयत में मऊ वाले जमीन पर तय किया था, तो आप इस आधार पर दावा नहीं कर सकते कि मैंने उस जमीन को बेच करके लखनऊ में लिया था, इसलिए लखनऊ में भी वारिस आप ही होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि क्या वसीयतनामा जो होगा वो एक ही व्यक्ति के द्वारा जारी किया जाता है? क्या संयुक्त व्यक्तियों के द्वारा वसीयतनामा जारी नहीं होता? यानी दोस्तों इसमें यह क्लियर करना चाहते हैं कि वसीयतनामा एक या संयुक्त रूप से भी बनाया जा सकता है, जिसमें जैसे मान लीजिए पति पत्नी है और उन्होंने अपने वसीयतनामा के जरिए अपने वारिस को डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये वसीयतनामा में जो उत्तराधिकारी होंगे उनको वसीयत तभी मिलेगी जब दोनों पति पत्नी की मृत्यु होगी। जैसे कहने का मतलब है, यदि उस माता पिता में से एक की मृत्यु होती है और अभी भी एक अभी जिंदा है, तो वसीयत के आधार पर वो व्यक्ति जिसे वसीयत मिली हुई है उसे उस एक व्यक्ति का उत्तराधिकार माना नहीं जाएगा। दोस्तों जब दोनों व्यक्तियों की मृत्यु होगी तभी उसे जो वारिस बनाया गया उसे उत्तराधिकारी माना जाएगा। दोस्तों संयुक्त में यह होता है कि एक व्यक्ति यदि वसीयत को कैंसिल करना चाहे तो वसीयत जो होगी वो निष्प्रभावी हो जाएगी। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि गवाह होने का क्या उद्देश्य है, यानी वसीयत में गवाह क्यों जरूरी होते हैं। मैंने अभी बताया था कि वसीयत में गवाह क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत समय आने पर वो उसकी गवाही दे सके कि वसीयतकर्ता के द्वारा उनके समक्ष ही गवाही दी गई है। दोस्तों कौन हो सकता है? दोस्तों गवाह कौन हो सकता है? दोस्तों गवाह होने के लिए जो वसीयतकर्ता का गवाह होगा उसकी उम्र जो होगी वो 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि जब वसीयत आप करने जा रहे हैं तो जो व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं है ना कि जो गवाह आप नियुक्त कर रहे हैं। दोस्तों गवाह रखने से पहले यह निश्चित करना जरूरी होता है कि जो गवाह है वह पूर्वाग्रह या किसी अन्य हितों का विरोधी तो नहीं है। किसी अजनबी को गवाह न बना करके अपने संबंधी को ही गवाह बनाया जाना चाहिए। दोस्तों वसीयत में गवाहों की संख्या क्या हो सकती है? दोस्तों कम से कम वसीयत में जो गवाह होते हैं उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। दो से कम ये संख्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर क्यों 2 से अधिक? जैसे मान लीजिए कि आपको कंफ्यूजन है कि ये 2 गवाहों की मृत्यु मेरे पहले हो सकती है, तो इसलिए इन गवाहों की संख्या 2 से अधिक भी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये गवाह होना ही क्यों जरूरी है? गवाह को क्यों होना जरूरी है? वसीयत में गवाह की जरूरत क्यों होती है? दोस्तों गवाह होने का प्रमाण ये है कि वो ये साबित कर सकें कि जब आप वसीयत कर रहे थे तो आपकी जो मानसिक स्थिति थी वो सही थी, और आप जो है कि वसीयत के जो मूल तत्व हैं उसको आप भली भांति जानते थे। ये भी बताने के लिए होते हैं कि जो वसीयत है वो आप पर किसी प्रेशर से नहीं करवाया गया, आप अपनी स्वतंत्रता से किए हुए हैं। दोस्तों ये जो गवाह होते हैं वो सिग्नेचर कब करते हैं? दोस्तों ये जो गवाह होते हैं वो वसीयतकर्ता की मौजूदगी में वसीयत पर हस्ताक्षर करते हैं। ये ध्यान रहे कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर करने के बाद ही गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवाह से पहले ही साइन करा लिए और वसीयतकर्ता बाद में साइन कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि वसीयत हो चुकी है तो ये किसकी ड्यूटी है कि उसकी सच्चाई को साबित करे? दोस्तों इसके लिए ये ड्यूटी जो है वो जो वसीयत पाया हुआ व्यक्ति है, तो जो वसीयत पाया हुआ है उसका यह दायित्व है कि इसकी सच्चाई की सत्यता को वो सिद्ध करे। तो ऐसा नहीं है कि आप वसीयत को रजिस्टर्ड करा लिए तो
सब कुछ आपके नाम पे हो गया, आप उसे अपने घर पर रखे रहेंगे और आपके नाम पर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें एक समस्या ये होती है कि जब आप वसीयत किसी व्यक्ति से लिए हुए होते हैं और उसकी मृत्यु के उपरांत क्या होता है कि उसके जो विधिक उत्तराधिकारी होंगे, वो क्या होगा कि वो वरासत के लिए नियमानुसार लेखपाल महोदय के पास जा करके अपने कागज को सौंपेंगे और लेखपाल के द्वारा न जानकारी वश, यानी वहां पर उनको वसीयत के बारे में क्या जानकारी, उनके पास नोटिस थोड़ी नहीं गई होती है। इसीलिए दोस्तों वो न जानकारी वश उसको वरासत को वह कर देते हैं। दोस्तों, थोड़ी समस्या ये होती है कि लेखपाल को न जानकारी, जब जानकारी ही नहीं है कि वसीयत हुआ है, तो वो वरासत तो करेंगे, उनका दायित्व है करना, क्योंकि मृतक के उपरांत उसके विधिक उत्तराधिकारियों को वो नाम चढ़ाते हैं वरासत के जरिए। और ये जो होता है, जो वसीयत होता है, हमेशा से विवादित उत्तराधिकार होता है, यानी ये अपने उत्तराधिकारियों से हट करके किसी अन्य को वरासत किया गया होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप वसीयत आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो उसको उस वसीयत को उस व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उपरांत न्यायालय के समक्ष उसे पेश करना चाहिए, जिससे कि और लेखपाल को भी उस वसीयत की एक कॉपी को सुपुर्द करनी चाहिए, जिससे लेखपाल को भी यह ज्ञात हो सके कि वो वसीयत उस गाटे पर किया गया है, जिससे वो वरासत के कार्य को नहीं करेगा। दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई लेखपाल महोदय वरासत कर ही दिए तो क्या होगा? क्या उनके पे कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर वरासत हो गई तो वो उनका उत्तराधिकारियों का नाम वो दर्ज किए हैं, उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज किए हैं। ऐसा थोड़े ना है कि वो किसी और का नाम दर्ज कर दिए। यदि ऐसा वो किए भी हैं तो जब वो न्यायालय में वो अपने वसीयत को पेश करेंगे, तो जब उनका वाद दाखिल होगा, तब जाकर के तुरंत इस वरासत पर अपने आप से क्या हो जाएगा? रोक लग जाएगा। तो महोदय का आदेश होगा, उस आदेश पर क्या होगा? एक तरह से रोक लग जाएगा और उसके वारिसों का जो नाम चढ़ा हुआ है वो निरस्त हो जाएगा, और जो भी वसीयत के द्वारा रजिस्टर्ड वारिस होंगे, उनके नामों को उस खतौनी में अमल में आएगा। दोस्तों, अगर आपत्ति है तो आपत्ति खारिज होने के बाद उनका नाम आएगा, या वो दायित्व किसका है? दायित्व जिसके मान लीजिए कि वसीयत दाखिल करने का दायित्व जो पाया है वो दाखिल करेगा, और उसको रोकने का दायित्व, उसको फर्जी साबित करने का दायित्व किसका है? जो उसके जो विधिक उत्तराधिकारी होंगे, उनका दायित्व है कि वो उस वसीयत को फर्जी साबित करें। वसीयत के संबंध में कई मामले ऐसे भी आ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु मान लीजिए वसीयत करने के 10 दिन बाद हो गई, और वसीयत पे उसका हैंडराइटिंग क्लियर नहीं था। वसीयत को खारिज करने का यह भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने विधिक उत्तराधिकारियों को क्यों वसीयत से दूर रखा, ये भी एक विधिक कारण हो सकता है। अगर उसमें उन्होंने क्लियर न किया हो वसीयत में कि क्यों वारिसों का उत्तराधिकार उन्होंने दूसरे को दे दिया। अगर वसीयत जिसे मिलती है वो भी वसीयत में सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ है, यानी अगर ये सभी साबित हो जाता है कि वसीयत सक्रिय रूप से भाग लिया गया है उस वसीयत को कराने में, तो भी एक समस्या बन सकती है उस वसीयत लेने वाले को। दोस्तों दोस्तों जब वसीयत आपके नाम पर हुई है और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसे अपने घर में रखने की चीज नहीं है, वो न्यायालय में पेश करके दाखिल करने की चीज है। अगर आप लंबे समय तक उस वसीयत को अपने घर में रखे हुए हैं, यानी उससे वो वसीयत जो होगी वो संदिग्ध संदिग्ध प्रतीत होगी। दोस्तों, एक पंजीकृत वसीयत हो चाहे एक अपंजीकृत वसीयत हो, उसे न्यायालय में वसीयत को चुनौती देने के लिए कुछ आधार हैं, जिसके आधार पर उस पर चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, पहला आधार यह है कि अनुचित प्रभाव। दोस्तों, अनुचित प्रभाव मैंने वर्ड बोला तो ये वो स्थिति है जब कोई वसीयत प्राप्त करता वसीयतकर्ता को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी उस पर फोर्स लगाता है, यानी जबरदस्ती एक तरीके से, अब चाहे ब्लैकमेल के रूप में कहें, उस पर फोर्स लगाता है और उस तरीके से वो लाभ लाभ पाता है उस चीज का, यानी वो उसकी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य करता है जो दोस्तों, यदि वो वसीयतकर्ता की इच्छा के विरुद्ध यह कार्य करता है, तो इसे कानून के दृष्टि से बुरा माना जाता है, यानी कानून की दृष्टि से यह सही नहीं होता है, और अदालत के सामने इसे चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, इस वसीयत में धोखाधड़ी भी बहुत होती थी, इसीलिए वसीयत को वर्तमान में रजिस्टर्ड कराना जरूरी हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों है धोखाधड़ी, यानी दोस्तों पहले क्या था कि वसीयत में धोखाधड़ी बहुत होती थी, यानी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं होता था और एक पन्ने पर
दो गवाहों के हस्ताक्षर और उस वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को लेकर के न्यायालय के माध्यम से उसे दर्ज करा लिया जाता था, जो कि एक विधिक बारिशों के साथ खिलवाड़ होता था। दोस्तों, वर्तमान में इसी धोखाधड़ी से बचने के लिए वसीयत का रजिस्टर्ड होना भी जरूरी हो गया है। दोस्तों, यदि कोई वसीयत को जबरदस्ती बनवाया गया है, तो भी अगर न्यायालय के संज्ञान में यह आता है तो वो वसीयत वहीं पर निरस्त हो जाती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि जो वसीयत होती है उस वसीयतकर्ता का उस पर विधिवत हस्ताक्षर होना चाहिए। दोस्तों, हस्ताक्षर होने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के उपरांत उस पर दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए, जिन्होंने यह देखा है कि उस वसीयतकर्ता के द्वारा फला व्यक्ति को वसीयत किया गया है। दोस्तों, किसी भी स्थिति को अगर पालन नहीं किया गया तो ये वसीयत अवैध मानी जाएगी। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि वसीयत क्षमता का अभाव, यानी इसमें यह है दोस्तों कि वसीयत क्षमता का अभाव मान लीजिए। इसमें क्या होता है कि यदि कोई वसीयत करने वाला है उसके अंदर कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, यानी वो कोई डिसीजन सेल्फ नहीं ले सकता, यानी स्वयं नहीं ले सकता, तब यदि कोई दोस्तों, यदि वह डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता, इस दशा में यानी इस दशा में वो वसीयत क्या होगी? दोस्तों, वसीयत करने वाले व्यक्ति की प्रकृति को समझना चाहिए कि वो वसीयत करता, यानी वो वसीयत करता जो है, क्या उसके दिमाग यानी मानसिक स्थिति सही है या नहीं? क्या वो अपना डिसीजन ले सकता है या नहीं? यदि वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, यानी उसकी स्थिति सही नहीं है, इस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि यदि कोई वसीयत करता, अगर कोई वसीयत किसी को कर दिया है तो स्वयं वो वसीयत को रद्द भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार वसीयत कर दिया तो जीवन भर वो बना रहेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है, वो चाहे तो वसीयत को रजिस्टर्ड कराया है तो वो रद्द भी कर सकता है। जब वसीयत रद्द हो जाएगी तो कोई भी संपत्ति का जो बंटवारा उस दोस्तों, वसीयत के रद्द होने के उपरांत उसे वो बनी वसीयत को वो अमान्य बना देगा और उसे लागू करने के लिए वैध नहीं माना जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वसीयत पर जो मैंने विस्तार से चर्चा की है ये आपके अवश्य समझ में आया होगा। दोस्तों, अभी भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे वो इस प्रकार की जानकारी से लाभान्वित हो सके। दोस्तों, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि भविष्य में हम आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद।